वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है DNA। अब मलयालम मूवी है तो जरूर देखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आ गया। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई से, जहाँ पर सरोजम नाम की एक लड़की चोरी चुपके दुकानों में जाकर ड्रग्स सप्लाई करती रहती है और वो लोग सरोजम को पैसे भी देते रहते हैं। तभी एक दिन पुलिस वाले उस दुकान के पास आकर उस दुकान वाले को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मतलब इनको टिप मिली होती है। अब ये सारा ड्रग्स का माल मुरुगन नाम के एक बंदे का होता है। मुरुगन सरोजम को कॉल करके कहने लगता है कि अभी जो तुमने जिस बंदे को डिलीवर किया उस बंदे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसी तरह एक टीम तुमको फॉलो कर रही है, बस तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती रहो। इस तरह से सरोजम काफी सारे व्हीकल्स बदलने लगती है, कभी ऑटो में बैठती है, कभी बस में बैठती है। फाइनली मुरुगन की गैंग किसी जगह पर आकर सरोजम को पिकअप कर लेती है अपनी वैन में। सरोजम मुरुगन के पास आकर ड्रग्स के पैसे देते हुए पूछने लगती है कि अरे भाई अचानक से क्या हो गया, पुलिस वालों को हमारे बारे में कैसे पता चला। मुरुगन अपने आदमियों को देखकर कहने लगता है कि हमारी डिलीवरी के बारे में पुलिस वालों को पता लग गया, तो जिसका मतलब है हम में से कोई एक इन्फॉर्मर है। इस तरह से मुरुगन अपने हर एक बंदे पर शक करते रहता है। इसी दरमियान में डीसीपी राजा वहां पर पहुंचकर मुरुगन और उसके आदमियों से फाइट करके वहां के सारे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वहां पर 2 लड़कियां भी होती है, उन दोनों को भी पुलिस स्टेशन लाने के बाद राजा सरोजम को साइड में बुलाता है इंक्वायरी के लिए। मुरुगन जाते जाते सरोजम से कहने लगता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुमको किसी भी हालत में बेल दिलवाऊंगा, ये पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि सरोजम का असली नाम होता है गायत्री, जो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होती है। राजा ने गायत्री को इस काम के लिए अपॉइंट किया होता है। अच्छा काम करने की वजह से इसको बहुत अप्रिशिएट करने लगता है। खैर कुछ दिनों के बाद जब गायत्री का भाई पट्टाभी बाइक के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है, तो जानबूझकर एक लॉरी पट्टाभी को फॉलो करते हुए इसको टारगेट करके बहुत ही बेरहमी से मार देती है। बेचारे की उसी वक्त मौत हो जाती है। अब फिलहाल गायत्री के घर में गायत्री, इसकी माँ, इसकी बहन रहती है। बहुत दुखी होने लगते हैं ये लोग। एक रात एक अपाहिज बंदा गायत्री के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारे भाई पट्टाभी का एक्शन नहीं हुआ, उसको जानबूझकर मारा गया है, तुमने मुरुगन भाई के साथ धोखा किया। अब मुरुगन भाई अपना शिकार शुरू कर चुका है, तुम्हारे फैमिली में एक बंदा भी नहीं बचेगा, चुन चुन के बहुत ही बेरहमी से मार देगा। ये सुनने के बाद बेचारी गायत्री बहुत डर जाती है। दूसरे दिन गायत्री राजा के पास जाने पर यह बात पता चलती है कि राजा यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। बाद में मुरुगन और उसके आदमी गायत्री को ही फॉलो करते रहते हैं, इसको कॉल्स करते, धमकाने लगते। खैर 2 सालों के बाद केरला में 2 लोगों को दिखाया जाता है, हन्ना और नारायण, जो किसी FM रेडियो में काम करते रहते हैं और उसी तरह ये दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते रहते हैं। दूसरे सीन में मुकुंदन नाम का एक बंदा अपने कुत्ते के लिए दुकान के पास आकर खाना खरीदते रहता है। तभी मुकुंदन के घर के बगल में रहने वाला एक बच्चा मुकुंदन को कॉल करके कहने लगता है कि अंकुल आपका डॉग नजर नहीं आ रहा, मैंने काफी जगह पर तलाश किया, आप आकर देख लो, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। सो मुकुंदन फटाफट से अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी किसी रास्ते में इसका कुत्ता नजर आता है जो किसी जगह पर बंधा होता है। मतलब मुकुंदन को जाता हुआ देख इसका कुत्ता इसको पहचान लेता है, भौंकने लगता है। सो मुकुंदन अपने कुत्ते के पास आकर उसकी रस्सी खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन शायद वो कुत्ता डर के मारे झाड़ियों में भाग जाता है। तो मुकुंदन अपने कुत्ते के पीछे ही जाते रहता है उसको पकड़ने के लिए। तभी अचानक से एक मास्क वाला बंदा मुकुंदन के सामने आकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली मुकुंदन को बहुत जख्मी करके अपने प्लेस पर ले जाकर इसको बहुत टॉर्चर करते रहता है, बहुत ही बेरहमी के साथ। खैर दूसरे सीन में किसी जंग यार्ड में वहाँ के सारे लोग जब अपने अपने काम कर रहे होते हैं, तो तभी एक औरत को एक थैले में किसी की लाश नजर आती है। फटाफट से ये लोग पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ पर बुला लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद पुलिस वालों को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि किलर ने इस बंदे के ऊपर तार डालकर इसको मार दिया। तार मतलब वही रोड के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला तार। तो पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगते हैं, जानने की कोशिश करने लगते हैं कि ये मरा हुआ बंदा कौन है। एक रात नारायणन हन्ना के घर पर जाता है उससे मुलाकात करने के लिए। हन्ना के घर में बहुत ही पुराने वेपन्स मौजूद होते हैं, वही तलवार, खंजर, कुछ पुराने बंदूकें। नारायणन इसी के बारे में पूछने लगता है कि इतने सारे वेपन्स तुम्हारे घर में कैसे। हन्ना कहने लगती है कि ये सारी चीजें हमारे पूर्वजों से आ रही है, मेरे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स को बहुत ही बेरहमी से मार दिया, तब से मैं अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। पहले मैं एक ऑर्फनेज में थी, अभी रिसेंटली इस घर में शिफ्ट किया। खैर दूसरे दिन हन्ना और नारायणन अपने FM स्टेशन में रेचल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को इंटरव्यू पर बुलाते हैं। एक्चुअली रेचल बहुत ही कम समय में बड़ा ओहदा हासिल किया होता है, एक इंस्पिरेशन हस्ती होती है ये।
इसीलिए इसको इंटरव्यू पर बुलाते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रेचल नारायण से रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये इंटरव्यू मुझे भी सेंड कर दो, जब टाइम मिलेगा तो मैं भी सुन लूंगी। दूसरे दिन रेचल का हायर ऑफिसर रेचल को वो केस सौंपने लगता है, वही जिसकी डेड बॉडी जंग यार्ड में मिली थी। रेचल एल्डो और आनंद नाम के 2 पुलिस वालों के साथ मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। ये तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि पहले तो किलर ने इस बंदे को बहुत ही टॉर्चर किया, बहुत जख्मी किया, बाद में इसके ऊपर जलता हुआ तार डालकर इसको मार दिया। पता नहीं कितना तड़पा होगा यह बंदा। और इसी तरह डेड बॉडी के मुंह में एक पेनड्राइव भी मिलता है। रेचल इस पेनड्राइव को पुलिस स्टेशन पर लाकर प्ले करने लगती है, तो इसमें वो वीडियो होती है कि किलर ने किस तरह से इस बंदे को तड़पा तड़पा कर मारा। मरने से पहले ये बंदा यही कहने लगा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे माफ कर दो। अब डेड बॉडी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को समझ में नहीं आता कि मरा हुआ बंदा कौन है। खैर एक दिन गोपी नाम का एक बंदा एक पुलिस वाले से मुलाकात करके मुकुंदन के बारे में कंप्लेंट देने लगता है कि मुकुंदन ने मेरे पास 6 करोड़ उधार लिया और अब वो नजर नहीं आ रहा, न ही उसका फोन कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं कहाँ पर गया। उस पुलिस वाले को मुकुंदन की फोटो भी दिखाने लगता है, तो पुलिस वाला इसकी हाइट और वेट को देखकर ये फोटो रेचल को जाकर दिखाने पर ये बात कंफर्म होती है कि जिस किलर ने बहुत ही बेरहमी से मारा वो लाश मुकुंदन की ही है। दूसरे सीन में चार्ली नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो फिलहाल किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ फोन में बात करते हुए उसके पास जाते रहता है कार में। तभी वो किलर इसकी गाड़ी का टायर जानबूझ के पंचर कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से एक एम्बुलेंस गुजरती रहती है। चार्ली इस एम्बुलेंस से लिफ्ट मांगकर उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाते रहता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस एम्बुलेंस का ड्राइवर वही मास्क वाला किलर होता है। सो वो मास्क वाला बंदा मुकुंदन ही की तरह चार्ली को भी बहुत मार पीट कर अपने प्लेस पर लाकर इसको भी बहुत टॉर्चर करते रहता है। दूसरे दिन चार्ली की बीवी मेरलिन रेचल के पास आकर कहने लगती है कि मैडम किसी ने मेरे पति को किडनैप किया और व्हाट्सएप में मुझे उसकी वीडियो भेजी। इस तरह से रेचल को वो वीडियो दिखाने लगती है। उस वीडियो में चार्ली बहुत ही जख्मी हालत में बोल रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे ये सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे माफ कर दो। वीडियो देखकर रेचल समझ जाती है कि ये काम उसी किलर का हो सकता है। खैर बाद में रेचल की टीम चार्ली के फोन को ट्रैक करने लगते हैं। इस तरह से ये सारे लोग उस जंगल में जाने लगते हैं, वही जहाँ पर इसकी गाड़ी पंचर हुई थी, एम्बुलेंस मिली थी इसको। तो जंगल में देखने के बाद इनको एक एम्बुलेंस मिलती है। जब इस एम्बुलेंस का दरवाजा ओपन करते हैं तो उसमें चार्ली की डेड बॉडी होती है। शहद की मक्खियों ने इसको काट काट के बहुत ही बुरा हाल कर चुके होते हैं। इसकी बॉडी भी पोस्टमार्टम भेजने पर इसके मुंह में भी एक पेनड्राइव मिलता है। इसको प्ले करने पर सेम वही वीडियो होता है कि किस तरह से उस मास्क वाले बंदे ने चार्ली को टॉर्चर करके मारा, और सच में वो नज़ारे देखने के लायक नहीं होते। बेचारी मेरलिन बहुत रोने लगती है। बाद में रेचल सारे एरियाज की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, तो फाइनली इनको एक फुटेज मिलता है, लेकिन अनलकीली उसमें किलर का चेहरा नजर नहीं आता। उसमें ये नजर आता है कि चार्ली खुद उस एम्बुलेंस को ड्राइव करते हुए कहीं पर जा रहा था। बाद में क्राइम स्पॉट पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए, इन फिंगरप्रिंट्स को पुलिस के रिकॉर्ड्स में चेक करने लगते हैं, लेकिन किसी से भी इसका मैच नहीं होता। रेचल समझ जाती है कि जिसका मतलब इस किलर का पुराना रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद रेचल की टीम चार्ली का फोन डेटा चेक करने पर यह बात पता चलती है कि लास्ट टाइम चार्ली किसी लैला नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से बात किया। तो लैला को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करने लगते हैं। लैला कहने लगती है कि 2 साल पहले एक क्लाइंट ने मुझे बुक किया था। उसी क्लाइंट ने मुझे मुकुंदन और चार्ली से मिलवाया। कुछ दिनों के बाद मेरा वो क्लाइंट सिंगापुर चला गया। बाद में मुकुंदन और चार्ली ही मेरे पास आते जाते रहते हैं, बस मैं यही जानती हूँ। थोड़ी देर के बाद चार्ली की बीवी मेरलिन रेचल के पास आकर कहने लगती है कि मुझे एक अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज आया। रेचल को सुनाने लगती है। उसमें यह होता है कि सिस्टर, मेरा नाम पीटर है, तुम्हारे हस्बैंड चार्ली का बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। फिलहाल मैं सिंगापुर में रहता हूँ। मुझे अभी अभी ये बात पता चली कि चार्ली की डेथ हो गई। मैं इंडिया आने वाला हूँ, तुम फिक्र मत करो सिस्टर। मेरलिन कहने लगती है कि इस पीटर की बातों से ये बात पता चलती है कि मेरे हस्बैंड चार्ली का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड ने पीटर के बारे में जिक्र नहीं किया। रेचल कहने लगती है कि अगर ये पीटर तुम्हारे पास आया या तो फिर तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे फौरन बता दो, शायद उसके जरिए से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। खैर उसी रात जब रेचल अपने घर में होती है तो रेचल से मिलने के लिए FM रेडियो में काम करने वाले हन्ना और नारायणन आते हैं। रेचल से कहने लगते हैं कि मैडम आपने कहा था ना कि आपका इंटरव्यू आपको दे दे, ये लीजिए इस पेनड्राइव में आपका इंटरव्यू है। अब इसी बातों ही बातों में मेरलिन रेचल को कॉल करके कहने लगती है कि मैडम वो पीटर अभी अभी इंडिया में लैंड हुआ
एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, उसने मुझे कॉल करके बताया। पीटर से मिलने के लिए रेचल फटाफट से मेरिलिन के घर पर जाने लगती है। उसी वक्त पीटर को एक अननोन लेडी कॉल करके कहने लगती है कि मैंने ही तुम्हारे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को मार दिया, मुकुंदन और चार्ली। अब मैं तुमको भी मारने वाली हूँ। इस तरह से एक एड्रेस बताते हुए उस एड्रेस पर आने के लिए कहती है। बाद में पीटर मेरिलिन को कॉल करके कहने लगता है कि सॉरी सिस्टर, अभी मैं फिलहाल तुम्हारे पास नहीं आ रहा। जस्ट अभी मुझे चार्ली का किलर कॉल करके एक एड्रेस पर बुलाया, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। उसे मार कर मैं तुमसे आकर मिलूंगा, और चार्ली को मारने वाला बंदा नहीं बल्कि बंदी है। तो मेरिलिन फटाफट से रेचल को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि मैडम, पीटर ने कहा कि किलर बंदा नहीं बल्कि बंदी है। पीटर उससे मिलने के लिए उस एड्रेस पर जा रहा है। रेचल पीटर के फोन को ट्रैक करते हुए वहाँ पर जाने लगती है और उसी तरह सारे शहर में नाकाबंदी लगा देती है। मैसेज भेज देती है कि अगर पीटर नजर आए तो मुझे इन्फॉर्म करो। तो इसी दरमियान में वो पुलिस वाला आनंद बाय मिस्टेकली पीटर का चेहरा नहीं देखता, उसको जाने देता है और जस्ट पीटर की गाड़ी के पीछे ही रेचल की गाड़ी होती है। मतलब पुलिस वालों ने अभी तक पीटर का फोन ट्रैक नहीं किया होता, प्रोसेसिंग में होता है वो। खैर थोड़ी देर के बाद पीटर किलर के बताए हुए एड्रेस पर जाता है, अपनी गन लेकर इसको मारने की कोशिश करने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। तो वो मास्क वाला बंदा पीटर को भी बहुत मार पीट कर अपने अड्डे पर लाकर इसको बहुत टॉर्चर करने लगता है। पीटर को वेल्डिंग मशीन से इसकी सारी बॉडी जलाने लगता है। वो पीटर जोर जोर से चीखते चिल्लाते रहता है। दूसरे दिन पीटर की लाश वो पुलिस ऑफिसर आनंद की गाड़ी में पाई जाती है। यह देखकर सारे पुलिस वाले शॉक में रह जाते हैं और इसी तरह पीटर की डेड बॉडी के पास सेम एक पेनड्राइव भी मौजूद होता है। अब एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में किसी की लाश मिलना ये कोई आम बात नहीं, सो ये खबर सेंसेशनल बन जाती है। रेचल का हायर ऑफिसर रेचल और उसकी टीम को बुलाकर बहुत डांटने लगता है कि लगातार 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, आप लोग क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और अब तो हद ही पार कर दी उसने। रेचल कहने लगती है कि सर मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। घर आने के बाद रेचल इसी केस के बारे में सोचते हुए वो टॉर्चर वाले वीडियोस को बहुत ही थरोली एग्जामिन करने लगती है। सो काफी देर के बाद रेचल को एक जबरदस्त क्लू मिलता है इन वीडियोस में। दूसरे दिन रेचल अपनी टीम के साथ हन्ना के घर पर जाकर उसकी तलाशी लेते हुए हन्ना को गिरफ्त में लेते हैं। जब इसको पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, नारायण हन्ना को कॉल करता है। पता चलता है कि हन्ना पुलिस की गिरफ्त में है। नारायण सोचने लगता है पुलिस वालों को तो मुझे गिरफ्तार करना चाहिए, ये लोग हन्ना को क्यों ले जा रहे हैं। इस तरह से पुलिस वालों को एक एड्रेस बताने पर पुलिस वाले सारे वहां पर पहुंच जाते हैं। हन्ना को छोड़कर नारायणन को गिरफ्तार करने लगते हैं। पुलिस स्टेशन लाने के बाद वो पुलिस वाला आनंद नारायण को गुस्से से बहुत मारने पीटने लगता है, क्योंकि इसकी गाड़ी में ही डेड बॉडी मिली थी ना पीटर की। आइन टाइम पर रेचल आकर आनंद को रोकने पर आनंद रुक जाता है। उसके बाद नारायणन बहुत अजीब तरह से बिहेव करते हुए काफी सारे मंत्र पढ़ते रहता है, उसी तरह अपने आप में बात करते रहता है। जब रेचल नारायण के पास आती है, नारायण पूछने लगता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मुझे कैसे फाइंड आउट किया। रेचल कहने लगती है कि तुमने बहुत ही चालाकी से अपने काम को अंजाम देने लगे, लेकिन हर एक क्रिमिनल कोई ना कोई गलती कर ही देता है। तुमने हम लोगों को टॉर्चर वाली वीडियोस भेजी थी ना, वहीं पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तुम टॉर्चर कर रहे थे शायद एक नई चाकू का इस्तेमाल किया, उस चाकू के रिफ्लेक्शन में मैंने तुम्हारे चेहरे को देख लिया था। मेरे शक को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को क्रॉस चेक किया। मतलब तुमने एक दिन पेनड्राइव लाकर दिया था ना मेरे इंटरव्यू की, उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे और डीएनए सैंपल्स भी। क्रॉस चेक करने पर मुझे ये बात पता लग गई कि तुम ही असली कातिल हो। उसके बाद रेचल नारायण के फोन को ट्रैक करते हुए ये पता करने लगती है कि आखिरकार नारायण इन तीनों को किस जगह पर ले जाकर मारा था। फाइनली पुलिस वाले उस लोकेशन को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। ये जगह बहुत ही बदबूदार होती है, चारों तरफ खून, काफी सारे वेपन्स, सारे एविडेंस के साथ साथ वहाँ पर एक फोन भी होता है। उस फोन में नारायण की एक सेल्फी वीडियो होती है। इस वीडियो को प्ले करने पर एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। मूवी की स्टार्टिंग में वो पुलिस वाली गायत्री एक स्टिंग ऑपरेशन किया था ना, मुरुगन के माल को पकड़वा दिया था। उसके बाद मुरुगन और उसके आदमी गायत्री और उसके फैमिली को टॉर्चर करने लगे थे। असल बात यह है कि वो ड्रग्स का बिजनेस मुरुगन का नहीं बल्कि मुकुंदन, चार्ली और पीटर का था। अब गायत्री की वजह से इनके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है ना, जिसकी वजह से मुकुंदन, चार्ली, पीटर और इसी तरह वो पुलिस वाला आनंद गायत्री के घर पर जाकर गायत्री, उसकी बहन, उसकी माँ को बहुत मारने पीटने लगते हैं और इसी तरह ये चारों गायत्री और उसकी बहन का आरएपी करने लगते हैं। बाद में मुरुगन को कॉल करके कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर आकर इस घर को आग लगा दो। इस तरह से वहाँ से चले जाते हैं। गायत्री की माँ लोगों से मदद मांगने के लिए अपने घर से बाहर जाती है
उसी वक्त गायत्री की माँ के सामने इसका छोटा बेटा नारायणन आता है। मतलब ये केरला में था। जब तक ये माँ बेटे वापस अपने घर पर आते तब तक मुरुगन और उसके आदमी इस घर को जला चुके होते हैं। गायत्री और उसकी बहन मारे जाते हैं। बाद में उस पुलिस वाले आनंद को केरला में ट्रांसफर हो जाता है और उसी तरह पीटर सिंगापुर चला जाता है। मुकुंदन और चार्ली भी केरला को शिफ्ट हो चुके होते हैं। नारायणन अपने फैमिली का बदला लेने के लिए अपनी वॉइस चेंज करके मुकुंदन, चार्ली, पीटर को मार देता है। सो ये वीडियो देखने के बाद रेचल फटाफट से पुलिस स्टेशन पर जाने लगती है। दूसरी तरफ लॉकअप में आनंद नारायणन को बहुत मारते पीटते रहता है। कहने लगता है कि जब मुकुंदन और चार्ली मरा था तो अभी मैं समझ गया कि कोई बदले की आग में मार रहा है, इसलिए मैंने ही पीटर को यहाँ पर बुलाया ताकि पीटर तुमको मार दे, लेकिन तुमने उसको मार दिया। चलो अच्छा है, शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों में लिखी है। इस तरह से नारायण को बहुत मारने पीटने लगता है। नारायण कहने लगता है कि तुम लोग अरेस्ट करने पर मैं अरेस्ट नहीं हुआ, मैं जानबूझकर अरेस्ट हुआ। हमारी एक मासूम ब्राह्मण फैमिली है और तुम लोगों ने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं परशुराम की तरह तुम्हारा वध करने के लिए आया हूँ। इस तरह से आनंद को बहुत मार पीट कर इसका सर धड़ से अलग कर देता है। थोड़ी देर के बाद रेचल और बाकी पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तो नारायण कुछ मंत्र पढ़ते हुए सरेंडर हो जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।